हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, और जिसका नाम हमने रखा है फिजिक्स समरी सीरीज, क्योंकि हम इसमें चैप्टर वाइज समरी लिखवाएंगे। सारे जितने भी टॉपिक हैं उनके की पॉइंट्स बताते हुए चलेंगे, और ये की पॉइंट्स यकीन मानिएगा आप आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व कराने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 में जो चैप्टर नंबर 1 आएगा, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, वो टर्म 2 में आपके लिए चैप्टर 1 का रोल कर रहा है। ठीक है, ये चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। ठीक है, तो देखिए वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डिटेल में जो जानकारी है, डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब हमें इनकी केवल की पॉइंट्स लिखवाने हैं सारे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वेव्स वे हैं जो आपके मोबाइल में आ रही हैं। ठीक है, जिनसे आप खाना पकाते हैं माइक्रोवेव में, जिनसे आप एक्सरे कराते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो मैं इस चैप्टर में आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड कैसे होती हैं। तो देखिए इनको जनरेटेड किया था साइंटिस्ट मैक्सवेल ने। तो इस पार्ट के किंग कौन है? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल जो हैं इस पार्ट के किंग हैं। लेकिन मैक्सवेल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले 2 एक्सपेरिमेंटों को इन्होंने किया। एक ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, ओर्स्टेड, ठीक है, और दूसरा फैराडे एक्सपेरिमेंट। पहले बच्चों मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको ओर्स्टेड और फैराडे का एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए, जो कि टर्म 1 में पढ़ते हैं हम। ओर्स्टेड जो है, ओर्स्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जैसे कोई करंट वायर है अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। ठीक है, कोई भी करंट वायर अपने आसपास क्या जनरेट कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। और आपको मैंने बताया था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बता रखा है कि जो जैसे इन्फिनिट लेंथ के जो वायर होते हैं और उनमें आई करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, B इक्वल टू होता है μ0/2 पाई इंटू I/R, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला ये होता है बच्चों, जो इन्फिनिट लेंथ का वायर होता है, करंट वायर, वो अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? B इक्वल टू μ0/2 पाई I/R। ये बताया था ओर्स्टेड ने, इस बात को मैक्सवेल ने स्टडी किया। ठीक है, चलो जी, अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फैराडे ने बताया कि जैसे कोई कोइल है, ये कोइल है, सपोज कीजिए ये कोइल है, तो जो कोइल होती है, जब इसके हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, डेल्टा मतलब चेंज करते हैं, जब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज करते हैं तो इस कोइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड मतलब किसी से इंड्यूस होकर एक ईएमएफ जनरेट हो गया, और अगर ये कोइल क्लोज है तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से मैक्सवेल क्या सीख रहे हैं? मैक्सवेल ने देखा भाई जो करंट वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसी प्रकार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, भाई ये देखिए इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अर्थात इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और यहां पर देखिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इंड्यूस्ड करंट को, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझे आप? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्सिबल हो गया मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस टू अ मैग्नेटिक फील्ड
एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से मैक्सवेल ने इस बात को भली भांति सीखा। ठीक है, अब मैक्सवेल ने देखा कि अगर हम एक क्लोज सर्किट लें, क्लोज सर्किट मतलब बंद परिपथ लें, क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट लें और उस क्लोज सर्किट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार चेंज करें, इस क्लोज सर्किट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार चेंज करें, तो इसमें जो बाहर से करंट आ रही थी वो है आईसी, कंडक्टिव करंट। कौन सी? कंडक्टिव करंट। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी मोबिलिटी के कारण जो फ्लो होती है उसको बोलते हैं कंडक्टिव करंट। तो बाहर से करंट कौन सी आ रही थी? कंडक्टिव करंट। और उन्होंने देखा कि जब हम इसके क्लोज सर्किट के इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं तो इसमें कंडक्टिव करंट के साथ साथ एक डिस्प्लेस करंट और जनरेट हो जाती है, आई आई माने करंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने इन दोनों एक्सपेरिमेंटों को देखा और फिर इन एक्सपेरिमेंटों को एक क्लोज सर्किट में अप्लाइड किया। तो उन्होंने देखा जब क्लोज सर्किट में ये क्लोज सर्किट लिया और इस क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड में लगातार चेंज करते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन जनरेटेड आ डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। कंडक्टिव करंट के साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो जाती है। और उन्होंने इसका मान निकाला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ये प्रोपोर्शनल होती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट के, dt। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या id इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाइए तो इसमें कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन dt। ये आ गया बच्चों किसका फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट करंट। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक समरी ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की कि भाई समरी नंबर 2, समरी 1 तो ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको डिनोट करते हैं बच्चों हम काय से? id से, और इसका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। और यूनिट आपको पता होनी चाहिए, करंट की यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। ठीक है, तो इस पर बेसिड कोई न्यूमेरिकल आए तो बिल्कुल मत छोड़ना। दूसरा देखिए बच्चों, सेकंड बेटे, एम्पियर सर्कुलेटर लॉ ये कहता है कि जो भी क्लोज सर्किट होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल, द लीनियर इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, द लीनियर इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ कंडक्टिव करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सर्किट। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका लीनियर इंटीग्रल उस क्लोज सर्किट द्वारा जितनी कंडक्टिव करंट बाउंड है उसका म्यू नॉट टाइम होता है, ये एम्पियर ने बताया था। इसको मैक्सवेल ने चेंज कर दिया। मैक्सवेल ने कहा अरे एम्पियर तुम ये क्या बता रहे हो, इनक्लोज जो क्लोजिज सर्किट होते हैं उनमें केवल कंडक्टिव करंट फ्लो नहीं होती है, उसमें कंडक्टिव करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो होती है। तो इट मींस यहां पर आईसी गलत होगा मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल ने बताया कि आईसी के रिप्लेस आईसी प्लस आईडी लेना होगा हमें। ठीक है, तो ये रूल अब बन गया बच्चों, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आईसी प्लस आईडी, वेयर आईसी इक्वल टू कंडक्टिव करंट और ID इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद बच्चों मैक्सवेल ने जितने भी क्लोजिज सर्किट होते हैं उनके जो मेन रूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, उनसे संबंधित जितने भी रूल्स हैं, जो भी क्लोज सर्किट से संबंधित रूल्स हैं, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, उनको बोलते हैं मैक्सवेल के इक्वेशन। ठीक है, तो अब तीसरा जो समरी है वो है इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के संबंध में 4 इक्वेशन दिए। क्या क्या थे बच्चों? पहला इक्वेशन जो था वो था गोस लॉ। गोस लॉ क्या था बच्चों? गोस लॉ हमने गोस थ्योरम में पढ़ा था। गोस थ्योरम में बताया था आपको कि जो कोई भी क्लोज सर्किट है उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जो भी क्लोज सर्किट है उससे इनक्लोजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ फाई ई इक्वल टू होता है उस क्लोज सर्किट द्वारा बाउंडेड चार्ज का 1/ε0 टाइम। इट मीन्स इंटीग्रल फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, या इसे आप कह सकते हैं इंटीग्रल फाई ई को खोल दो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू होता है Q/ε0। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये दिया गोस ने। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने गोस थ्योरम पढ़ी थी उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, दूसरा दिया इन्होंने गोस लॉ, गॉसिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये बताया कि जो भी क्लोज सर्किट होते हैं, बंद परिपथ जो होते हैं, है ना, क्लोज सर्किट जो होते हैं, उनसे जो बाउंडेड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ फाई बी इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं अपेक्षा करता हूं ये दोनों इक्वेशन आपके समझ में आ गए होंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ के संबंध में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दी थी इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है बच्चों थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन इन्होंने दी थी जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको चेंज करा था हमने, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ बन गया ये। और फोर्थ इक्वेशन ये थी इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे किस प्रकार से जनरेट होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।